आधा हिस्सा सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इस जीवन में मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। मैं भी रोता आस पास जब कोई नहीं होता है, दूर कहीं कोई रोता है। देश के महान राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता भारत के एक ऐसे नागरिक का दर्द लेकर चलती है जो कई तरह की विपन्नताओं से भरे समाज में आम आदमी के डर से पैदा होता है। यह भारत के उस राजनेता की कविता है जिसने देश की चेतना, चिंता, चुनौती, शक्ति, संस्कृति, इतिहास और उसके सपनों के साथ खुद को एकाकार कर लिया था। एक ऐसा नायक जिसने जीवन का संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिया और जीवन के युद्ध में कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। इसलिए वाजपेयी अपनी कविता में कहते हैं, हर चुनौती से दो दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफानों का, तेवरी तन गई मौत से ठन गई। जनसंघ के अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद तक, भारत के विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक, यानी प्रधानमंत्री के पद तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। 25 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जिसे भारतीय इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में याद किया जाता है। हिंदुस्तान के रंग ढंग, आबो हवा और तमीज़ तहजीब में रचा बसा एक ऐसा शख्स जिसकी अनगिनत कहानियाँ भारतीय समाज, राजनीति और लोकतंत्र के लिए आकाशदीप की तरह राह दिखाती रहेंगी। जीवन के घनघोर संघर्ष में भी हार नहीं मानने वाले योद्धा अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के कुछ टुकड़े, चाहे वे सामाजिक जीवन के हों, राजनीति के हों या फिर सत्ता के, आज आपके सामने रखूंगा, सिर्फ यह बताने के लिए कि भारत के जीवन में अटल बिरले ही आता है। वे सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठान हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। 27 फरवरी 1994 को पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, यहाँ से मैं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, राजनेता और देश की सत्ता में बैठे हुए एक व्यक्ति, दोनों की जो भूमिका रही उसको कैसे निभाया, अलग अलग कहानियों से आपको लेकर माफ़ कीजिएगा, चलना चाहता हूँ। तो OIC के ज़रिए प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ था और ख़तरा ये था कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव और उनकी सरकार कई तरफ से चुनौतियों का सामना कर रही थी। ऐसे में नरसिंह राव को भारत के सामने खड़े उस समय के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था और इसकी खातिर उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को आगे किया। जो बैठक जिनीवा में होनी थी, वहाँ भारत का जो डेलीगेशन जाना था, उस डेलीगेशन का अगुवा बनाया उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को। उस टीम में उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, अहमद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और हामिद अंसारी थे। मामला देश हित का था, इसलिए सरकार और विपक्ष
साथ खड़े हो गए। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक परंपरा और मर्यादा है। नरसिम्हा राव और वाजपेयी ने जो उदार इस्लामिक देश थे उनसे संपर्क करना शुरू किया। दोनों ने ओआईसी के जो प्रभावशाली 6 देश थे और पश्चिमी देशों के राजदूतों को नई दिल्ली बुलाने का इंतजाम किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनेवा में भारतीय मूल के व्यापारी हिंदुजा बंधुओं को तेहरान से यानी कि ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार किया। वाजपेयी इसमें सफल हुए। प्रस्ताव पर जो मतदान होना था, उस मतदान से पहले जिन देशों के पाकिस्तान के समर्थन में रहने की उम्मीद थी, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। इंडोनेशिया और लीबिया ने ओआईसी द्वारा पारित प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया। सीरिया ने भी यह कहकर पाकिस्तान से दूरी बना ली कि वह इसके रिवाइज्ड ड्राफ्ट पर गौर करेगा। 9 मार्च 1994 को ईरान ने सलाह मशवरा के बाद संशोधित प्रस्ताव पास करने की मांग की और उस समय संयोग देखे कि चीन भी जब पैंतरेबाजियां होने लगीं और पास से बदलने लगे तो उसने भी भारत का साथ देना ही मुनासिब समझा। अपने 2 महत्वपूर्ण समर्थकों चीन और ईरान को खोने के बाद से पाकिस्तान ने शाम 5 बजे अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया और भारत की जीत हुई। उस जीत को अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर भारत के राजनेताओं और भारत की जनता के सामने रखते रहे। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। अपनी बात रखने का अटल अंदाज था उनका। और बात नरसिम्हा राव सरकार की हो रही है तो उस दौरान की एक और घटना सुनिए। दिसंबर 1995 देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत परमाणु परीक्षण करने वाला है। इंदिरा गांधी के दौर में भारत एक टेस्ट कर चुका था और अमेरिका को पता था कि हिंदुस्तान जब चाहे एटमी पावर बन सकता है। इसलिए अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के ऊपर नजर रखा करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी थी, उस रिपोर्ट को लेकर के भारत में जो अमेरिका के राजदूत थे वे नरसिम्हा राव के पास पहुंचे, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के पास, और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए ये रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट कह रही कि आपका देश परमाणु परीक्षण करने वाला है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उस स्टोरी का पूरी तरीके से खंडन कर दिया, कहा कि बेकार है, बकवास है, बेबुनियाद है, कहाँ इस तरह की खबरों पर आप लोग गौर करते हैं। इसके बाद अमेरिकी राजदूत ने कुछ तस्वीरें निकाली और प्रधानमंत्री के सामने रख दिया। वो सैटेलाइट इमेजेस थी जो पोखरण के ऊपर से अमेरिकी सैटेलाइट्स ने ले रखी थी। दरअसल भारत के परमाणु परीक्षण पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने 4 सैटेलाइट तैनात किए थे और वो चक्कर काटते रहते थे, भारत की तैयारियों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते रहते थे, अमेरिका को बताते रहते थे। लिहाजा वो प्रोग्राम जो है वो रोकना पड़ा नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही प्रोग्राम जिसको हरी झंडी दी
1996 में, वो न्यूक्लियर टेस्ट का था। लेकिन सरकार 13 दिनों बाद गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर सके, लिहाजा उन्होंने सत्ता छोड़ दी। और जब वो 1998 में दोबारा सत्ता में आए तो न्यूक्लियर टेस्ट का फैसला किया। लेकिन 1998 में जाने से पहले 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता छोड़ते समय जो हिंदुस्तान में सत्ता का प्रतिमान स्थापित किया, सत्ता पाने की खातिर किसी राजनेता और राजनीतिक दल को क्या नहीं करना चाहिए ताकि शुचिता लोकतंत्र की बनी रहे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय राजनीति में कहीं मिलता है तो अटल बिहारी वाजपेयी के सदन के उस भाषण से मिलता है, जब भाषण देकर के उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया था कि मैं बहुमत साबित नहीं कर सकता हूं, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री पद को छोड़ता हूं। लेकिन सदन में उन्होंने जो कुछ कहा, हिंदुस्तान को बार बार सुनना चाहिए। कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सरकार वाजपेयी की नहीं चली। इसके बाद लगभग 2 साल तक थर्ड फ्रंट की सरकार रही। देवेगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री रहे। 1998 में चुनाव हुए और वाजपेयी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। इस सरकार में वाजपेयी ने फिर से परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया, मगर वैज्ञानिकों को इस बात का शक था कि उनकी बातचीत टेप की जा सकती है। लिहाजा पूरे मिशन को सीक्रेट रखने के लिए सबको कोड नेम दिए गए। यहाँ तक कि डॉक्टर कलाम समेत दूसरे वैज्ञानिक जब दिल्ली खासकर प्रधानमंत्री ऑफिस में बात करते थे तो कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो। 11 मई 1998 3:45 पर पोखरण में भयानक धमाके हुए और कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी टीम के साथ उस फोन का इंतजार कर रहे थे जो पोखरण से वैज्ञानिकों के जरिए किया जाना था। टेस्ट के बाद फोन घनघनाया। उधर से आवाज आई, बुद्धा इज अगेन स्माइलिंग, क्योंकि 1974 में जब भारत ने पहली बार परीक्षण किया था तो बुद्धा स्माइल्स, और यह था बुद्धा इज अगेन स्माइलिंग। वाजपेयी ने सुनते ही अपनी खुशी को वो रोक नहीं पाए, उनकी आंखें डबडबा गईं। 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण किए। भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए थे और सफलतापूर्वक किए। इस घटना के बाद अमेरिका समेत तमाम देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन वाजपेयी की अगुवाई में वह हिंदुस्तान झुका नहीं। क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एक मजबूत देश के लिए ज़रूरी है कि वो क्रेडिबल डिटरेंट अपने पास रखे।
यानी कि सामने वाले को कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचने की खातिर मजबूर करे कि ये वो देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। ये दीगर बात है कि हम पहले उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाजपेयी देश को यही कह रहे थे। वाजपेयी ने अपने समय को बहुत बड़ा और ऐतिहासिक करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान और उसके पोसे हुए आतंकवादियों ने वाजपेयी के सपनों को आग लगा दी। लेकिन बाद में दुनिया ने जिस अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, वह एक सख्त और देश के लिए किसी भी हद तक जाने वाले स्टेट्समैन का था। वो स्टेट्समैन जिसके तेवर अपने थे और तीखे थे। वो कवि वाजपेयी, सहृदय वाजपेयी, मिलनसार वाजपेयी से बिल्कुल अलग, क्योंकि वो हिंदुस्तान की खातिर हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाले वाजपेयी का चेहरा था। 19 फरवरी 1999 को शांति की पहल करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के पाकिस्तान के लाहौर गए थे और बदले में करगिल मिल गया। वो लौट करके आए और पता चलता है कि पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की पहाड़ियों चोटियों पर जाकर के बैठी हुई है। पाकिस्तान के साथ शांति कोशिशों के बदले वाजपेयी को एक के बाद एक कई संकटों का सामना करना पड़ा। करगिल युद्ध हुआ, कंधार हाईजैक था, संसद पर हमला था, मगर वाजपेयी थे जिनके कद के आगे इन चुनौतियों ने हमेशा घुटने टेक दिए। एक किस्सा आपको कारगिल का सुनाता हूं। करगिल जंग के समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे बिल क्लिंटन, और उनके बहुत ही करीबी और CIA के ऑफिसर थे ब्रूस रिडल। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान में बताया था, जो बात मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं वो रिडल ने कही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वाजपेयी इस बात पर अड़े हुए थे कि क्लिंटन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहें कि वे अपनी सेना को भारतीय सीमा से बाहर बुलाएं। इसके अलावा वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, ना किसी और बात पर वो रजामंद थे। रिडल के मुताबिक पाकिस्तान करगिल युद्ध के दौरान परमाणु हमले की भी तैयारी कर चुका था। यह बात क्लिंटन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे सैंडी बर्जर की मृत्यु के दौरान लिखी गई श्रद्धांजलि के तहत रिडल ने सार्वजनिक की थी। CIA की ओर से भी क्लिंटन को इस प्लान के बारे में बता दिया गया था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एटमी हमला कर सकता है। 4 जुलाई 1999 को क्लिंटन की मुलाकात पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से होने वाली थी। इसी मुलाकात के दौरान क्लिंटन ने जब वाजपेयी को कॉल किया और उन्होंने इससे जुड़ी जानकारी दी, तो वाजपेयी ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारत का 50% हिस्सा पाकिस्तान परमाणु हमला करता है तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि अगर परमाणु हमला हुआ तो फिर अगली सुबह दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। वाजपेयी के तेवर देख करके और सुन करके बिल क्लिंटन दंग रह गए थे। रिडल के मुताबिक 1 घंटे के बाद जब क्लिंटन और नवाज शरीफ की बातचीत दोबारा शुरू हुई, तो क्लिंटन ने टेबल पर एक छोटा सा बयान रखा और उस बयान को शरीफ को पढ़ना था। उसमें लिखा हुआ था कि LOC से सेनाओं की वापसी से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट हम मानते हैं, युद्ध विराम और लाहौर प्रक्रिया का हम पालन करेंगे, यानी कि हमने हिंदुस्तान के भीतर अपनी फौज भेजी है, हम अपनी गलती मानते हैं, हम अपनी फौज वापस करते हैं। ये दीगर बात है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौजियों को अपनी सरहद से मार भगाया, खदेड़ दिया और हिंदुस्तान ने विजय उत्सव मनाया। लेकिन उस जीत पर वाजपेयी को सुनिए। चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से तमाम असहमतियों और विरोध के बावजूद वाजपेयी प्रभावित रहे। संसद के भीतर उन्होंने कई बार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और विपक्ष के प्रति नजरिए को लेकर वाजपेयी ने नेहरू की कई बार प्रशंसा की। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने पंडित नेहरू को कह दिया कि आपका जो मिला जुला व्यक्तित्व है उसमें चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है, मगर नेहरू नाराज़ नहीं हुए।
शाम में एक कार्यक्रम था, उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने मुझे बुला करके और मेरे भाषण की तारीफ़ की कि दिन में जो तुम्हारा भाषण था बहुत अच्छा था। यह जो परंपरा और संस्कार है, वाजपेयी ने खुद भी इसको बहुत हद तक सींचा और उसको ताकत दी। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है, और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। लोकतंत्र में विरोध की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, और अलग अलग पार्टियों के बीच नेताओं के संबंध एक गरिमा से भरे हुए होने चाहिए। इस बात के हामी जो नेता रहे हैं, उनमें अग्रणी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता माने जाते रहे हैं। जब भी भारतीय लोकतंत्र का जिक्र होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ सबकी नज़र जाएगी। वो हिंदुस्तान के नेता थे, ठेठ हिंदुस्तानी नेता थे। हिंदुस्तान के समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास, यहाँ की गौरवशाली परंपरा, खेत खलिहान, किसान, मजदूर, सबको जानते समझते थे। बेहतरीन समझ थी उनकी। अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जिनकी स्वीकार्यता लगभग सभी दलों में थी। वे 12 दफ़ा सांसद बने। पहली बार 1957 में लोकसभा पहुंचे और आखिरी बार 2004 में। एक सामान्य शिक्षक के परिवार में पले बढ़े अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में शालीनता और स्टेट्समैनशिप की एक अद्भुत मिसाल रखी, जिसे आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर कोई पसंद करता है। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। उनकी कविताएं, उनके भाषण आज सुबह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। देश की बड़ी हस्तियों ने आज दिल्ली के सदैव अटल मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। माँ भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। आप उस वीडियो को भी देखिए। भारती के लाडले अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल
पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है। छोटी सी बात को भी व्यंग करना जो उनकी विशेषता थी। कितना ही माहौल, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गरमाया भी हो तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण करते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था, अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। स्वतंत्र भारत को मजबूत करने में, उसके निर्माण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने में, भारतीय लोकतंत्र को शक्ति देने में, उसको संचित करने में और भारतीय समाज को एक आदर्श समाज के तौर पर स्थापित करने में जिन बड़े रत्नों का नाम इतिहास हमेशा लेगा, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे आगे दिखेगा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।